अगर भारत को आगे बढ़ते देखकर आपको खुशी होती है तो यह खबर आपके लिए है। अगर भारत को मजबूत होते देखकर, सशक्त होते देखकर आप गौरवान्वित होते हैं तो यह खबर आपके लिए है। पूरा विश्व अमेरिका को सुपर पावर मानता है और आज भी दुनिया यह मानती है कि अमेरिका और रूस दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं और इन दो देशों की सेनाएं विश्व की सबसे ताकतवर सेनाएं हैं। फिर चाहे हम थल सेना की बात करें, जल सेना की या फिर वायु सेना की। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बाद सबसे ताकतवर वायुसेना दुनिया के किस देश के पास है? आप शायद जवाब देंगे कि चीन, पर यह जवाब बिल्कुल गलत है। अमेरिका और रूस के बाद दुनिया में सबसे ताकतवर वायुसेना भारत के पास है। चौंकिए नहीं, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स अब विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने हाल ही में साल 2002 की वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना। इस रिपोर्ट में युद्ध शक्ति के मूल्यांकन के आधार पर 98 देशों की वायुसेना की रैंकिंग की गई है। भारतीय वायुसेना को 69.4 अंक देते हुए इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि चीनी वायुसेना को 63.8 अंक दिए गए हैं और उसे चौथा स्थान मिला है। तो आज आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना आसमान में नई बुलंदियों को छू रही है, जिसका गठन आज से ठीक 90 साल पहले यानी 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज प्रसार भारती आर्काइव से आपको भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास के कुछ पन्नों से रूबरू कराएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर छाए नभ पर काल समान। सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, सूर्य के वीरों लेते हम प्रण, देश के नभ पर जब फैलाओ कर प्रहार लौटाओ घर, शत शत है तुमको नमन। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर छाए नभ पर काल समान। साहस, शौर्य, हिम्मत, हौसले और जज्बे का दूसरा नाम है इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के पास आज तो बेहद उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं और अब वायुसेना की जरूरत के हिसाब से हल्के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भारत में ही बनने लगे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में बना स्वदेशी जेट विमान तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन एक वो भी दौर था जब भारत के पास अपने पड़ोसी देशों की तुलना में कम मारक क्षमता वाले विमान थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट्स ने अपने युद्ध कौशल से दुश्मन को धूल चटाई है। भारतीय वायुसेना का इतिहास भी
बहुत दिलचस्प है। आजादी से पहले जब भारतीय वायुसेना का गठन हुआ तब अंग्रेजों को लगता था कि भारत दरअसल भारतीय वो विमान को उड़ाने और विमान के रखरखाव के लायक ही नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं भारतीय वायुसेना के इतिहास की इस कहानी में। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का जन्म सन 1932 8 अक्टूबर के रोज हुआ था, जबकि हिंदुस्तान में एयरफोर्स एक्ट लागू किया गया था। उसी रोज क्रैनवेल में 6 हिंदुस्तानी कैडेट्स जो कि ट्रेनिंग पा रहे थे उन्हें कमीशन भी दिया गया था। इसके जल्द ही बाद 9 और कैडेट्स ने क्रैनवेल से ट्रेनिंग पाई और कमीशन हासिल किया, और सन 1939 तक इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की गिनती 15 की थी। हमारे इन एंसेस्टर्स ने, इन फोरफादर्स ने एलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर बहुत से वॉर कैंपेन लड़े, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी वीरता और बहादुरी का ऐसा शानदार मुजाहरा किया कि अपने हमवतनों का नाम रोशन किया और उनका सर फख्र से ऊंचा कर दिया। इससे पहले अंग्रेज़ ये समझते थे कि हवाई जहाज उड़ाना, उन्हें मेंटेन करना हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं, लेकिन जो अकाउंट इंडियन एयरफोर्स ने इस लड़ाई में दिया, जो वीरता हिंदुस्तानी पायलट्स ने दिखाई, उससे मुतासर होकर इंडियन एयरफोर्स को ऑनर करते हुए, इनके कामों का एहतराम करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि इंडियन एयरफोर्स से पहले रॉयल का लफ्ज़ लगाया जाए और उसे तब से रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा। सन 1947 में आज़ादी मिली। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स एक छोटी सी एयरफोर्स की शक्ल में थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के बाद और भी छोटी हो गई। तब से अब तक तरक्की करते करते ये दुनिया की गिनी चुनी एयरफोर्सेज में से एक गिनी जाने लगी है। और जहां तक फ्लाइंग स्किल का या ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, इंडियन एयरफोर्स दुनिया में अपनी मिसाल खुद है। इस बात को हमने 1965 और 1971 की लड़ाइयों में साबित भी कर दिखाया है कि दुश्मन के मुकाबले में कम परफॉर्मेंस के जहाज होते हुए भी अपने फ्लाइंग स्किल की वजह से, अपने पायलट्स की सुपीरियर टैक्टिक्स की वजह से हमने कामयाबी हासिल की और दोनों ही लड़ाइयों में फतह पाई। भारतीय वायुसेना के 90 वर्षों के इतिहास को देखेंगे तो जाबाज लड़ाकू पायलट्स की कमी नहीं है। लेकिन आज आपको भारतीय वायुसेना के एक ऐसे अफसर के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए जिनका नाम दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक सभी मित्र देशों के बलों के सर्वश्रेष्ठ पायलटों में शुमार किया गया, और उनका नाम है विंग कमांडर के जंबो मजूमदार, जो डीएफसी यानी विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट हैं। प्रसार भारती आर्काइव से देखिए ए डेट विद इंडियन एयरफोर्स कार्यक्रम का ये अंश। सन 1937 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कबायली लोगों की बगावत के खिलाफ उन्होंने पहले एयर ऑपरेशंस देखे। सन 1938 में फ्लाइट कमांडर बनाए गए और इनकी फ्लाइट ने मीरान शाह के एयर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उन्हीं दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादल छाए हुए थे। जंबो और उनके साथी दिल ही दिल में ये फैसला करके बैठे हुए थे कि लड़ाई के दौरान वो साबित कर देंगे कि हिंदुस्तानी पायलट अंग्रेजों से कम नहीं। 6 जनवरी 1942 में नंबर 1 स्क्वाड्रन, जिसमें के लाइसेंडर जहाज थे, बर्मा कैंपेन में टंगू के हवाई अड्डे पर भेजी गई। बर्मा के कैंपेन के दौरान जंबो मजूमदार ने ऐसे शानदार कारनामे दिखाए कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बहादुरी का तमगा डीएफसी डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अता किया। जंबो एक साफ दिल और निडर और बहादुर इंसान थे। एक दफ़ा बर्मा कैंपेन के दौरान उड़ते हुए उन्होंने दुश्मन का एक नया हवाई अड्डा स्पॉट किया। वापस आकर अंग्रेज फौज के लाइजन अफसर को बताया, जिसने कि इनकी बात पर यकीन न किया। जंबो ने इस लाइजन अफसर को अपने लाइसेंडर के कॉकपिट में बिठाया और उसके देखते ही देखते दोबारा उड़ान भरकर अपना जहाज दुश्मन के उसी हवाई अड्डे के ऊपर ले आए और उसको वो हवाई अड्डा दिखाकर वापस लाए। इस लड़ाई के दौरान जापानियों ने टंगू के नज़दीक मेहोंगसम हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया था। एलाइड फोर्सेस के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ने जंबो को बुलाकर सवाल किया कि क्या उनकी स्क्वाड्रन लाइसेंडर जहाज को बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। जंबो पलट कर बाहर निकले
और अपने लाइसेंडर में 250 पाउंड के बम लोड किए और उसे उड़ाकर जापानी वारप्लेन से भरे हुए हवाई अड्डे के ऊपर दरख्तों की ऊंचाई तक नीचे आते हुए एक बम गिराया और फिर लौटकर उसका नतीजा देखने के लिए आए और साथ ही दूसरा बम एक हैंगर पर गिरा दिया। जब वो लौटकर वापस आए तो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ने उससे से पूछा कि मैंने तुम्हें लाइसेंडर के बारे में पूछा था। जंबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, हम इसे बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मा कैंपेन के बाद उन्हें इंडियन एयरफोर्स का पहला विंग कमांडर बनाकर एयर हेडक्वार्टर भेजा गया। वो लड़ाई में जाने के लिए फिर आमादा थे और इस खातिर अपनी विंग कमांडर की रैंक भी छोड़ने पर आमादा थे। चुनाचे मार्च 1944 में उन्हें 268 स्क्वाड्रन में पोस्ट कर दिया गया। नॉर्मैंडी की बीचेस पर फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी की रिक्वेस्ट पर जो शानदार एरियल फोटोग्राफी उन्होंने की, उसके लिए उन्हें एक बार फिर से DFC अता किया गया। जंबो मजुमदार वाहिद हिंदुस्तानी पायलट थे जिन्हें DFC दूसरी बार मिला था। तमाम हिंदुस्तानी पायलट्स एयरमैन जंबो को अपना रहनुमा, सरपरस्त और लीडर मानते थे और उनके नाम पर फख्र करते थे। विंग कमांडर जंबो मजुमदार का नाम दुनिया के बेहतरीन 12 पायलट्स में से गिना गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को बड़ा करने के लिए जंबो को वापस हिंदुस्तान भेजा और ये काम दिया कि वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर अपनी एरोबेटिक्स की नुमाइश करे ताकि हिंदुस्तानी नौजवान पायलट बनने का शौक पैदा हो। जंबो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह और स्टूडेंट्स को फ्लाइंग के लिए इंस्पायर किया। 17 फरवरी 1945 जंबो के नन्हे बेटे का जन्मदिन था। उसी रोज लाहौर के बाल्टन हवाई अड्डे पर एक एरोबेटिक का एयर शो था जिसमें उन्होंने हिस्सा लेना कबूल किया और एरोबेटिक्स करते वक्त उनका हवाई जहाज क्रैश कर गया और हिंदुस्तान का बेहतरीन और अजीम पायलट एक यादगार बनकर रह गया। ऐसे ही एक और जाबाज भारतीय पायलट का नाम है एयर कोमोडोर मेहर सिंह, जिन्होंने 24 मई 1948 को बेहद मुश्किल हालात में डकोटा विमान की लद्दाख में पहली लैंडिंग की, जिससे लद्दाख को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचा लिया गया। लद्दाखी इंजीनियर सोनम नुरबू ने आपात स्थिति में रनवे तैयार किया और डकोटा विमान ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर नामुमकिन से दिखने वाली उड़ान भरने के साथ ही सुरक्षित लैंडिंग भी की। आज के दूसरे वीर हैं एयर कमांडर मेहर सिंह, जिनका जन्म सन 1915 में लायलपुर में हुआ था। सन 1936 में ट्रेनवेल से हवाबाजी की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कमीशन हासिल किया और 1000 में से फ्लाइंग और एयरमैनशिप में 922 नंबर हासिल करके अव्वल आए। इन्हें लोग प्यार से मेहर बाबा कहते थे। एक शेर दिल इंसान और नहायत ही उम्दा पायलट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एयर ऑपरेशंस में बहुत खतरनाक कबायली इलाकों में बहुत नीची उड़ान में हमले किए और नाम कमाया। एक बार शियादार के पुरखतर इलाके में इनका जहाज गोलियों से गिरा दिया गया। अपने होश और हवास कायम रखते हुए रातों रात भागते हुए अपने इलाके में वापस पहुंच गए। सिंगल इंजन फाइटर से लेकर ट्विन इंजन बॉम्बर तक उस वक्त के हर किस्म के जहाज को माहिरियत से उड़ाते थे। सन 1943 में मेहर सिंह की स्क्वाड्रन को हरिकेन जहाजों की रिकनेसेंस स्क्वाड्रन की कमांड दी गई और अराकान फ्रंट पर जंग में हिस्सा लेने के लिए जाने का हुक्म मिला। जाने से पहले स्क्वाड्रन लीडर मेहर सिंह का एयर हेडक्वार्टर दिल्ली में एक मशवरे के लिए आना जरूरी था। स्क्वाड्रन लीडर मेहर सिंह ने रातों रात अपने हरिकेन जहाज को उड़ाकर अमावस की अंधेरी रात में 900 मील का सफर तय किया और दिल्ली पहुंच गए। उस जमाने में रात के इस अंधेरे में बगैर नेविगेशनल एड के इस किस्म का जहाज की उड़ान फ्लाइंग की तारीख में अपनी एक मिसाल है। अराकान फ्रंट पर स्क्वाड्रन लीडर मेहर सिंह की लीडरशिप में इनकी स्क्वाड्रन ने शानदार काम सर अंजाम दिया। मेहर सिंह ने खुद उसमें बहुत सी पुरखतर सॉर्टीज की और अंग्रेज सरकार ने स्क्वाड्रन लीडर मेहर सिंह को इस लड़ाई में बहादुरी का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तमगा DSO अता किया। सन 1947 की आज़ादी के बाद एयर कमांडर मेहर सिंह
नंबर 1 ग्रुप के एओसी बनाए गए। उन्हीं दिनों अचानक कश्मीर पर हमला हुआ। देखते ही देखते स्कार्दू और बारामूला पर कब्जा कर लिया गया और अब दुश्मन की फौजें लेह की तरफ बढ़ने लगीं। लेह जो कि कश्मीर की वादी के गेटवे है, दुश्मन तेजी से बढ़ रहे थे। इस कम वक्त में फौज और लड़ाई का सामान वहां पहुंचाना बहुत लाजमी था। एयर कमांडर मेहर सिंह ने इस चैलेंज को कबूल किया। उस वक्त डकोटा हमारे ट्रांसपोर्ट जहाज थे। एयर कमांडर मेहर सिंह ने इन अनदेखे हवाई रास्ते पर, अनचार्टेड रूट पर, इस कदर बुलंद पहाड़ियों में से जो कि 23,000 फुट तक बुलंद थीं, बगैर ऑक्सीजन के अपने डकोटा में उड़ान भरी और अपने फ्लाइंग स्किल, आत्मविश्वास के बलबूते पर इन बेहद पेचीदा और तंग वादियों में से गुजरते हुए लेह तक पहुंच गए और जहाज को एक कच्चे एयर स्ट्रिप पर उतार लिया। हिमालय के इस हिस्से में वादी कई जगह पर इतनी तंग है कि अगर कोई गलत मोड़ काट लिया जाए तो वापस आना नामुमकिन है। एक हफ्ते के अंदर अंदर एयर कमांडर मेहर सिंह के नेतृत्व में 6 डकोटा जहाज फौज, सामान और असला लादे हुए लेह में जा उतरे और फिर दिन रात जुटकर वहां पर ट्रूप्स और असला पहुंचाया गया। हिंदुस्तान की फौज वक्त पर लेह पहुंच चुकी थी। उन्होंने बढ़ते हुए दुश्मन को मारकर वापस भगाना शुरू कर दिया और कश्मीर को बचा लिया गया। एयर कमांडर मेहर सिंह का ये कारनामा भी तारीख में अपनी मिसाल खुद है। इन्हें इसके लिए महावीर चक्र अता किया गया। भारतीय वायुसेना ने यूं तो कई बार युद्ध के मैदान में दुश्मन को धूल चटाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, लेकिन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध इतिहास में ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने 29 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और इसके बाद पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना की क्षमता का लोहा मानने लगी। आइए ए डेट विद इंडियन एयरफोर्स कार्यक्रम से देखते हैं 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के शौर्य की कहानी। 5 दिसंबर सन 1971 लौंगेवाला के इस रेगिस्तान में अचानक भारी टैंकों और तोपों की गरज के साथ जंग की तपती हुई आंधी उठ खड़ी हुई। पाकिस्तान ने लौंगेवाला के बॉर्डर पर अपनी एक जबरदस्त आर्मर्ड थ्रस्ट की। T-59 टैंक की एक रेजिमेंट, शर्मन टैंक्स की एक स्क्वाड्रन, आर्टिलरी की एक फील्ड रेजिमेंट, आर्टिलरी की एक मीडियम बैटरी रेजिमेंट और तकरीबन 4,000 आदमियों के साथ लौंगेवाला के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर दिया और देखते ही देखते आतिशबाजी करती हुई दुश्मन की फौज 16 किलोमीटर अंदर लौंगेवाला तक पहुंच गई। इनका इरादा था जैसलमेर पर कब्जा करना और रामगढ़ में लड़ने वाले हमारी फौज को जो सप्लाई यहां से जा रही थी उसे कट ऑफ कर देना। बदकिस्मती से उस वक्त रास्ते में हमारी फौज का कोई भी ऐसा मजबूत डिफेंस नहीं था जो इस थ्रस्ट को रोक पाता। लौंगेवाला पर एक छोटी सी बॉर्डर पोस्ट थी जहां एक कंपनी मौजूद थी। पाकिस्तानी फौज बेरहमी से गोलाबारी करती हुई आगे बढ़ रही थी। कोई ऐसा मुमकिन तरीका नजर नहीं आता था जिससे इस हमले को जमीन पर रोका जा सके। T-59 टैंक्स ने लौंगेवाला की कंपनी को घेर रखा था और भारी शेलिंग कर रहे थे। 12 डिवीजन के GOC ने एयरफोर्स जैसलमेर के बेस कमांडर को 5 दिसंबर की सुबह इस हमले की खबर थी।
सी 12 डिवीजन से खबर पाते ही एयरफोर्स के बेस कमांडर विंग कमांडर मिनी बाबा, जो कि इस वक्त एयर कमोडर हैं, उन्होंने अपने एयर क्रूज को इकट्ठा किया। उस वक्त जैसलमेर के हवाई अड्डे पर सिर्फ 4 हंटर जहाज थे जो इस इलाके के एयर डिफेंस के लिए मौजूद थे। चंद ही मिनटों में तमाम एयरफोर्स बेस काम में जुट गया। वहां मौजूद 4 हंटर जहाजों में से 3 को देखते ही देखते ग्राउंड अटैक में तब्दील कर दिया गया। इन पर रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट्स को फिट कर दिया गया और ग्राउंड अटैक के लिए तैयार कर दिया गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही रॉकेट्स और गन से लदे हुए हमारे ये जहाज लोंगेवाला के ऊपर थे। हमारे जहाज़ों के पायलट्स की नज़रें सबसे पहले उन टैंक्स पर पड़ती थी जो कि हमारी छोटी सी पोस्ट पर बुरी तरह से गोले बरसा रहे थे। देखते ही देखते पायलट्स ने अपने जहाज़ों को डाइव में डाला, गन साइट में इन टैंक्स पर जमाई और रॉकेट्स इन पर बरसा दिए। टैंक्स में से धुआं और शोले निकलने शुरू हो गए, लड़खड़ाते हुए रुकने लगे। जहाज़ घूमकर फिर आते और दूसरे टैंक्स को मारते। हमारे जहाज़ हमला कर आते, लैंड करते और देखते ही देखते मिनटों में उनकी रिफ्यूलिंग कर दी जाती और फिर से इन जहाज़ों को रॉकेट से लोड कर दिया जाता और वो एक बार फिर उन टैंक्स को मारने के लिए उठ पड़ते। चंद ही घंटों में पाकिस्तान के टैंक्स बौखलाकर इधर उधर भागने लगे थे। सुबह से शाम तक यके बाद दीगरे हमारे इन जहाज़ों ने टैंक्स को इस कदर मार लगाई कि उन्हें सांस तक न लेने दिया। अब बजाय हमारी कंपनी पर गोले बरसाने के, ये अपनी जान बचाने के लिए रेत में इधर उधर बौखलाकर भागने लगे थे, फिर भी बच न पा रहे थे। 5 दिसंबर की शाम को अंधेरा होने से पहले जब हमारे जहाज हमला करके लौटे तो करीब 15 टैंक्स और 30 के करीब दूसरी व्हीकल्स तबाह होकर धुओं और शोरों में मलबूस थीं। बाकी टैंक अपने बचाव की खातिर इधर उधर रेत के टीलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। 6 दिसंबर की सुबह अंधेरे में हमारे पायलट्स तैयार होकर जहाजों के पास खड़े थे कि कब सूरज चढ़े वो उड़ पाए। सूरज की पहली किरण के साथ ही फिर जहाज लोंगेवाला पर थे। एक एक करके पाकिस्तानी टैंक गिरते जा रहे थे और अब बजाय हमारी पोस्ट पर गोले बरसाने के उन्होंने पीछे भागना शुरू कर दिया था। इधर हमारे पायलट्स ने इन टैंक्स के लिए लाने वाली इमदाद और एम्यूनिशन से भरी हुई गाड़ियों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। छह दिसंबर की शाम तक तकरीबन 37 टैंक और बेशुमार व्हीकल्स लोंगेवाला के रेगिस्तान में बिखरी पड़ी थी और बची खुची अपनी सरहद की तरफ वापस भागती हुई दिखाई दे रही थी। लोंगेवाला का रेगिस्तान
ऐसे लग रहा था जैसे टैंक्स का कब्रिस्तान हो। दिसंबर की शाम को हमला करने वाले पाकिस्तानी फौज का ये पैगाम हमारी फौज ने इंटरसेप्ट किया, जिसमें वो अपने हेडक्वार्टर से कह रहे थे, दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में बम कर दिया है। एक हवाई जहाज आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। साथ ही साथ हमारे हंटर जहाजों ने रेल के जरिए इन टैंकों के लिए इमदाद और सामान लेने वाली गाड़ियों पर भी हमले किए और उन्हें तबाह कर दिया। तमाम आर्मर्ड थ्रस्ट वापस लौटकर बॉर्डर की तरफ वापस भाग रही थी। हमारे जहाजों ने उन्हें जाते जाते भी तबाह कर दिया। हमारे जवान जो कि इन टैंकों की भारी गोलाबारी की जद में आकर रुक गए थे, इन्हीं तबाह किए हुए टैंकों के ऊपर आज खुशी से जश्न मना रहे थे। दुनिया की एयर वॉर की तारीख में ये लड़ाई अपनी एक मिसाल है, जहां के दुश्मन की इतनी बड़ी आर्मर्ड थ्रस्ट को एयरफोर्स के चंद हवाई जहाजों ने सिर्फ अपने ही बलबूते पर शिकस्त देकर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसी एयर बैटल जिसे आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। भारतीय वायुसेना युद्ध के मैदान में तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर ही चुकी है, पर साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में भी वायुसेना राहत पहुंचाने और लोगों की जान बचाने में बेहद अहम भूमिका निभाती है। आकाश के ऐसे प्रहरियों को हमारा सलाम।